यह जो डिस्कशन और एनालिसिस होता है, इन दोनों को लेकर कंफ्यूजन समझ रहे होंगे आप। आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और यह बताएंगे कि दोनों का रोल थीसिस में कैसे अलग अलग है और कैसे इन्हें इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। तो अगर आप अपने थीसिस का हर सेक्शन को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। डिस्कशन और एनालिसिस देखने में तो काफी सिमिलर लगते हैं, लेकिन इन दोनों में काफी डिफरेंस है। तो इस चीज को हमको समझना जरूरी होता है एज ए रिसर्चर, क्योंकि हमको अपनी थीसिस में या रिसर्च पेपर में भी हमको इस चीज को लिखना होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिस्कशन और एनालिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनालिसिस की। एनालिसिस वह प्रोसेस है जहां पर आप अपने रिसर्च डेटा को देखते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उस डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। यानी एनालिसिस के दौरान आप जो रिजल्ट आया हुआ है उसको इंटरप्रेट करते हैं। क्या उन रिजल्ट का सिग्निफिकेंस है, इसको समझते हैं। क्या वह आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, यह सब एनालिसिस के पार्ट में आप जानने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं डिस्कशन की, तो डिस्कशन आप अपने रिजल्ट को बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट में दिखाते हैं। आप अपने फाइंडिंग को एग्जिस्टिंग रिसर्च के साथ कंपेयर करते हैं, रिसर्च के साथ कंपेयर करते हैं, उन फाइंडिंग के इम्प्लीकेशन को समझते हैं और पॉसिबल लिमिटेशन भी आप डिस्कस करते हैं। डिस्कशन में आप अपने रिसर्च का ओवरऑल इम्पैक्ट दिखाते हैं और आप बता सकते हैं कि आपके फाइंडिंग का फ्यूचर रिसर्च पर क्या इम्पैक्ट होगा। अब ये तो हम समझ गए कि होता क्या है। अब कैसे करें, तो सबसे पहले बात करते हैं एनालिसिस कैसे करें। आप अपने रिसर्च डेटा को कैसे एनालिसिस कर सकते हो, यह समझना भी बहुत जरूरी होता है। एनालिसिस में कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है जो आपको अपने रिसर्च को इफेक्टिवली समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है और उसको हमको करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल समझे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, आप अपने डेटा का बेसिक समरी दे सकते हो। इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, यह मेथड यूज करके आप अपने डेटा के बेसिस पर प्रेडिक्शन या कंक्लूजन निकाल सकते हो। तीसरा चीज होता है कोरिलेशन एनालिसिस, यह दिखाने के लिए होता है कि दो वेरिएबल के बीच किस तरह का रिलेशनशिप है। चौथा होता है कंपैरेटिव एनालिसिस, आप अपने डेटा को अलग अलग ग्रुप के साथ कंपेयर करते हो और आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंस या ट्रेंड्स को। तो यह सब एनालिसिस के टूल हैं जो आप अपने डेटा पर अप्लाई कर सकते हो। जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो आप बस डेटा को दिखाते नहीं हो, बल्कि आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हो, उसके सिग्निफिकेंस को समझने की जब भी हम कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्कशन की। एनालिसिस कर चुके हैं तो आपको अपने फाइंडिंग्स को लार्जर पिक्चर में रखना होगा और यह डिस्कशन का पार्ट है। तो डिस्कशन में आप अपने रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसके इम्प्लीकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो डिस्कशन में जो चीजें आपको कवर करनी होती हैं उस चीज को आप डिस्कस करते हैं। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप डिस्कशन में आप कवर कर सकते हैं, वो होती है फाइंडिंग का इंटरप्रिटेशन। आप अपने रिजल्ट को एक बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं और समझाने की यह कोशिश कर रहे होते हैं कि आपकी फाइंडिंग क्या क्या है। दूसरा क्या आप उसमें करते हैं, डिस्कशन कंपेरिजन विद एग्जिस्टिंग रिसर्च। इसमें आप अपने रिजल्ट को दूसरे रिसर्चर जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है ट्रूथ है, उस रिसर्चर के काम से कंपेयर करते हैं। अगर आपके रिजल्ट सिमिलर है तो इससे
रिसर्च की वैलिडिटी स्ट्रांग होती है। अगर आपका रिजल्ट डिफरेंट है तो यह एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग हो सकती है। तीसरा चीज क्या, इम्प्लीकेशन। आप अपने रिजल्ट का पॉसिबल इम्प्लीकेशन के बारे में सोचने लगते हैं, या फ्यूचर रिसर्च पॉलिसी या इंडस्ट्री प्रैक्टिस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन की। तो हर रिसर्च का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है। तो डिस्कशन में आप यह एक्नॉलेज करते हैं कि आपके रिसर्च का क्या लिमिटेशन होगा, जैसे सैंपल साइज, मेथोडोलॉजी या कुछ भी चीजें जो आप बता सकते हैं कि हाँ इसका ये लिमिटेशन होगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस की। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि एनालिसिस और डिस्कशन का रोल अलग अलग है, लेकिन यहाँ दोनों स्टेप क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि एनालिसिस के जरिए आप अपने डेटा को समझ रहे होते हैं। अगर आप एनालिसिस सही से नहीं करते हो तो आप अपने रिसर्च के फाइंडिंग को गलत समझा सकते हो। दूसरा चीज ये है, डिस्कशन के जरिए आप अपने रिजल्ट को वाइडर कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं, जिससे आपको रिसर्च का ज्यादा इम्पैक्ट समझ में आ जाता है। तीसरा चीज ये है, जब आप अपने फाइंडिंग को डिस्कस करते हो और उन्हें एग्जिस्टिंग रिसर्च से कंपेयर करते हो तो आप अपने रिसर्च को क्रेडिबल बना रहे होते हो, और यह डिमोन्स्ट्रेट करता है कि आप अपने रिसर्च को समझने में आप डीपली इन्वॉल्व हो गए। तो आप इन दोनों को, एनालिसिस और डिस्कशन को कैसे यूज कर सकते हैं। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि डिस्कशन और एनालिसिस का रोल अलग है, तो इनका इफेक्टिवली यूज भी हम कैसे करें। तो जब आप अपने थीसिस में एनालिसिस और डिस्कशन लिखते हो तो उनका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। पहले आप एनालिसिस करते हो, फिर उसके बाद डिस्कशन का पार्ट स्टार्ट करते हो। दूसरी चीज ये है, जब आप अपने रिजल्ट को डिस्कस कर रहे होते हो तो उन्हें एग्जिस्टिंग लिटरेचर से लिंक करना बहुत जरूरी होता है। यह आपके रिसर्च को ज्यादा क्रेडिबल बनाता है। तीसरी बात यह है कि एनालिसिस और डिस्कशन में ऑब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। आपको अपने रिजल्ट को बायस के बिना समझाना पड़ता है। एनालिसिस में आप एक्यूरेट डेटा का यूज करते हो, जो भी आपका एनालिसिस के थ्रू डेटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप गलत डेटा को एनालाइज करते हैं तो आपका डिस्कशन भी गलत ही हो जाएगा। तो अब अभी तक आप समझ चुके होंगे कि एनालिसिस और डिस्कशन का रोल थीसिस में कितना इंपॉर्टेंट है। दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों को इफेक्टिवली यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने थीसिस में एनालिसिस को सही तरीके से लिखते हैं तो आपका डिस्कशन भी सही ही होगा। तो आप अपने रिसर्च को एक सॉलिड फाउंडेशन दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने डाउट्स या सजेशन को कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रिसर्चिंग।